हाँ, तो देखिए बच्चों, अब आज हाइड्रोजन चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम चालू करेंगे। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। देखिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फार्मूला होगा H2O2। फार्मूला क्या है? H2O2। यह भी एक हाइड्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। देखिए, चलो सबसे पहले इसका विरचन बनाते कैसे हैं इसको। देखो, इस चैप्टर में इसको बनाने की 3 विधियां हैं। पहली विधि देखिए यहाँ पर है कि बेरियम परऑक्साइड की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से की जाती है, बेरियम पर ऑक्साइड। अच्छा, बेरियम ऑक्साइड और बेरियम परऑक्साइड में देखो क्या फ़र्क होता है। देखो, ये जो फॉर्मूला होता है ना BaO, ये तो होता है बेरियम ऑक्साइड, और ये होता है बेरियम परऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन होता है, बेरियम+2 और ऑक्साइड। और बेरियम परऑक्साइड में ये आपके परऑक्साइड आयन होता है। ये दोनों में फ़र्क होता है। तो BaO देखो, बेरियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो यहाँ पर सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो वैलेंसी +2 होगी इसकी। तो ये बेरियम ऑक्साइड है ये, और ये बेरियम परऑक्साइड है। तो हम बेरियम परऑक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से जब कराते हैं तो एक तो बनता हाइड्रोजन परऑक्साइड और एक बनता है बेरियम सल्फेट। ये जो बेरियम सल्फेट है ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इसको बड़े आराम से छान करके हम हटा लेते हैं इसको, और इस तरीके से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमको मिल जाता है। एक चीज़ और देखिए, सेम रिएक्शन सोडियम परऑक्साइड से भी हो सकती है कि सोडियम परऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ भी हाइड्रोजन परऑक्साइड तो बनेगा, लेकिन साथ में सोडियम सल्फेट भी बनेगा। अब बेरियम सल्फेट तो क्या होता है, देखिए ये तो इनसॉल्यूबल है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, तो छान के निकाल लेंगे। लेकिन सोडियम सल्फेट है ना, ये पानी में घुला हुआ रहता है। सोडियम सल्फेट वाटर सॉल्यूबल है, इसको छान करके नहीं निकाल सकते, ये एज ए इम्प्योरिटी इसी में बना रहता है। इसलिए लेबोरेटरी में क्या करते हैं, सोडियम परऑक्साइड की जगह बेरियम परऑक्साइड को काम में लेते हैं ताकि इसको छान करके हटाया जा सके। अदरवाइज हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने के दोनों मेथड हैं, दोनों लेबोरेटरी मेथड हैं। दूसरा मेथड देखिए, देखो दूसरे मेथड में क्या करते हैं, देखिए हाइड्रोजन सल्फेट आयन का इलेक्ट्रोलाइसिस हाई करंट में, मतलब एम्पेयर, काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर के साथ जब हाइड्रोजन परऑक्साइड आयन का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो एक एसिड मिलता है जिसका नाम है मार्शल एसिड। और इस मार्शल एसिड के हाइड्रोलाइसिस से हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। तो देखिए यहाँ पर HSO4-, इस आयन का नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ये आयन कहाँ से मिलेगा, इसके किसी सोल्ट से मिलेगा। है कौन सा सोल्ट, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसका पानी में घोल लिया तो आपको हाइड्रोजन सल्फेट आयन मिल गया। इस आयन के विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन हाई करंट डेंसिटी के साथ, यानी कि एम्पेयर काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए इसमें, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एक एसिड मिलता है। कौन सा एसिड मिलता है, मार्शल एसिड। देखो जैसे कि ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो आयोनाइजेशन हुआ, Na+, HSO4-।
अब HSO4 माइनस कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपके एनोड पर। एनोड पर कौन जाएगा? HSO4 माइनस, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बनाएगा H2S2OS। इसका नाम है मार्शल एसिड, मार्शल अम्ल। दूसरा नाम है इसका पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, ये जो मार्शल एसिड है देखिए, जब इसे पानी मिलाते हैं तो भाई ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, और सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। तो यह भी एक मेथड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म करने का। इस मेथड से भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया जाता है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, तीसरा मेथड देखिए। तीसरा जो मेथड है वही आपका वो इंडस्ट्रियल मेथड है, वो औद्योगिक विधि है। औद्योगिक विधि। और तीसरे मेथड में क्या करते हैं? 2 एल्किल एंथ्राक्विनोल का जब वायु में स्वतः ऑक्सीकरण होता है तो इससे भी H2O2 प्राप्त होता है। देखो, एक पदार्थ होता है 2 एल्किल एंथ्रेक्विनोल, पदार्थ एक सब्सटेंस है 2 एल्किल एंथ्रेक्विनोल। इसका क्या कर किया जाता है? वायु में स्वतः ऑक्सीकरण। मतलब बस इसको हवा में खुला छोड़ दो, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसको हवा में खुला छोड़ दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ज़रा देखिए। अब मैं इसको यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ, देखिए उधर, क्योंकि जगह कम है। अब मैं 2 एल्किल एंथ्रेक्विनोल का खाली नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए। इसके फॉर्मूले की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बुक्स में भी रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है। इसको हवा में छोड़ दो, इसका अपने आप क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा एयर में अपने आप, और क्या बनेगा? H2O2। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो 2 एल्किल एंथ्रेक्विनोल का रिडक्शन होगा, नहीं सॉरी, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो देखो, अल्कोहल है, क्विनोल आखिरी में ऑल लगा हुआ है, ये एक अल्कोहल है। और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होता है? एल्डिहाइड और कीटोन में। तो यहाँ पर जो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो बनेगा 2 एल्किल एंथ्रेक्विनोन। क्विनोन ऑल से किस में बदल गया है? ऑन में। ऑल का मतलब एल्कोहल, ऑन का मतलब कीटोन, कीटोनिक ग्रुप। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोनिक ग्रुप में हो ही जाता है। बच्चों, लाइट आने दीजिए, लाइट आने के बाद क्लास कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों, ये कुछ मेथड थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के। लेकिन इन सारे मेथड में देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन प्राप्त होता है, जलीय विलयन बनता है। इसलिए हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का शोधन करते हैं। शोधन में क्या निकालते हैं? जल निकालते हैं। इसमें से वाटर
अलग करते हैं। शोधन में क्या करते हैं हम कि H2O2 में से H2O का निष्कासन करते हैं, क्योंकि ऊपर के सारे, क्योंकि H2O2 जो है ना ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और हाईली सॉल्युबल है वाटर में। तो एक्वस सॉल्यूशन के रूप में, जलीय विलयन के रूप में हम इसे प्राप्त करते हैं। अब इसमें से जल को हटाना होता है। अब कैसे हटाएं? आप कहोगे साहब इसका प्रभाजी आसवन कर दो, तो नहीं कर सकते, क्योंकि गर्म करने पर H2O2 विघटित हो जाता है। गर्म करने पर इसका डीकम्पोजिशन कुछ इस तरीके से हो जाता है, थोड़ा भी इसको गर्म करने लगेंगे तो बच्चे टूट जाता है H2O2 में। इसलिए बॉइलिंग करके, गर्म करके इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन नहीं कर सकते। ऐसे में क्या करते हैं, इसका करते हैं कम दाब पर आसवन। कम दाब पर आसवन तो गर्म करने पर तो टूट जाता है। अब एक मेथड बचता है, उसका नाम है कम दाब पर आसवन, मतलब डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अच्छा, कम दाब पर आसवन करने से क्या होगा, जब दाब कम कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो उबलने वाले लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर को इतना कम कर देते हैं ताकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो जाए, इतना कम हो जाए ताकि उस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन ना हो, इसका डिसोसिएशन ना हो। तो करते तो डिस्टिलेशन ही है, करते तो आसवन ही है, लेकिन कैसा, कम दाब पर आसवन करते हैं। पहले प्रेशर कम करेंगे ताकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए, ताकि कम टेम्परेचर पर ही वो उबलने लगेगा, और कम टेम्परेचर पर उबलेगा तो लेकिन उसका अपघटन नहीं होगा, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो दाब के समानुपाती होता है। दाब कम करते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट कम करते जाएंगे। जैसे कि जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री एक वायुमंडल दाब पर है, यदि दाब एक वायुमंडल से घटाएंगे तो पानी 100 डिग्री से कम ताप पर बॉयल होना शुरू कर देता है। तो कम दाब पर आसवन विधि से हम इसमें से पानी को हटाते हैं। अच्छा, क्या आसवन से भी सारे पानी को हटा सकते? तो नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि स्थिर क्वाथीय मिश्रण भी तो बनता है, और स्थिर क्वाथीय मिश्रण के घटकों को हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से नहीं हटा सकते। तो देखिए, अब स्थिर क्वाथी थोड़ा 12th में पढ़ोगे आप, फिलहाल ये आपका पढ़ा हुआ है कम दाब पर आसवन कार्बनिक यौगिकों के शोधन में। तो कम दाब पर आसवन से मैक्सिमम 85% H2O2 प्राप्त होता है। मैक्सिमम 85% H2O2 प्राप्त होता है, यानी कि 100 ग्राम में 85 ग्राम तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा और बाकी 15 ग्राम क्या होगा, जल होगा। अच्छा, जल की शेष मात्रा को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको बर्फ में ठंडा करते हैं। ठंडा, बर्फ में ठंडा करने से क्या होगा कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो हो जाएगा सॉलिडिफाइड, ये तो बदल जाएगा ठोस में, पानी रहेगा लिक्विड, उस पानी को हटा देते हैं और इस प्रकार से 100% शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त हो जाती है। तो H2O2 के शोधन को देखिए, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि H2O2 जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होता है, अतः इसमें से जल का निष्कासन करते हैं। बट चूँकि गर्म करने पर, उबालने पर H2O2 का ऐसे अपघटन हो जाता है, इस अपघटन को रोकने के लिए कम दाब पर उबालते हैं, क्योंकि कम दाब पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बॉइलिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा और उस कम टेम्परेचर पर इसका रासायनिक अपघटन नहीं होगा। अब कम दाब पर आसवन से भी मैक्सिमम 85% हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलती है। उस 15% वाटर को हटाने के लिए इसको बर्फ़ पे ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने के दौरान हाइड्रोजन पेरोक्साइड जल्दी ठोस में बदल जाती है। पानी को ठोस में बदलने में समय लगता है, तो जैसे ये ठोस में बदले इसको पानी से अलग कर लिया जाता है इस तरीके से, और इस प्रकार शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड
प्राप्त हो जाती है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के भौतिक गुण देखिए। भौतिक गुण, भौतिक गुणों में आपको बता दूं, ये रंगहीन, देखो या तो ये होती कलरलेस, जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना तो रंगहीन, या हल्का नीला। मोस्टली हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में काम में ली जाती है, वहाँ तो कलरलेस दिखती है, या बहुत ही हल्का नीला, जैसे पानी भी तो हल्का नीला होता है ना, ये तो रंगहीन हल्का नीला, जल में विलय। भाई ये वाटर सॉल्युबल है, जल में विलय है कि साहब इसका बॉइलिंग पॉइंट बताओ। भाई बॉइलिंग पॉइंट कुछ नहीं है, उबालोगे H2O2 बचेगा ही नहीं, उबालोगे ऑक्सीजन निकल जाएगी, खाली पानी बचेगा। तो जो पदार्थ अपने बॉइलिंग पॉइंट पर अपघटित हो जाते हैं ना, उनके बॉइलिंग पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उस पॉइंट पर वो बचता ही नहीं पदार्थ यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन के रूप में मिलती है, और विलयन की सांद्रता, यहाँ पर विलयन किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, देखिए अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन की सांद्रता की चर्चा करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर H2O2 की सांद्रता, इसकी कंसंट्रेशन। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सांद्रता को दो तरीके से नापते हैं। एक तो नापते हैं आयतन सामर्थ्य के रूप में, इसको आयतन सामर्थ्य भी कहते हैं और इसको आयतन सांद्रता भी कह देते हैं। एक तो ये है, और दूसरा मोलरता। अब मोलरता तो आपकी पड़ी हुई है कि 1 लीटर विलयन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोल है। मोलरता का यहाँ मतलब वही है कि 1 लीटर विलयन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोल, हम इसे कहते हैं मोलरता। बट ये आयतन सामर्थ्य क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, वॉल्यूम कंसंट्रेशन क्या है। देखो वॉल्यूम कंसंट्रेशन का सिंबल होता है V, मोलरिटी का सिंबल होता है कैपिटल M। देखो आई कहाँ से आयतन सामर्थ्य, देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक गुण को हम जानते हैं कि ये विघटित होकर के वाटर और ऑक्सीजन देती है, ये डिकम्पोज होकर के वाटर और ऑक्सीजन बनाती है। अब देखो किसी भी जलीय विलयन में जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगी, उस विलयन के अपघटन से उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। ध्यान देना, किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में, किसी भी जलीय विलयन में जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगी, उस विलयन को यदि उबालें हम तो उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विलयन जितना ज़्यादा सांद्र होगा, उसमें से निकलने वाली ऑक्सीजन की क्वांटिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो यानी कि ऑक्सीजन के वॉल्यूम के रूप में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सांद्रता का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखो 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के पूर्ण अपघटन से एनटीपी पर जितने लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उस ऑक्सीजन के आयतन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड की आयतन सांद्रता कहते हैं। कि 1 लीटर विलयन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विलयन कितना ले, 1 लीटर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि H2O2 के 1 लीटर, अच्छा 1 लीटर की जगह मैं लिखता हूँ इकाई आयतन, इकाई आयतन। अब वो चाहे 1 लीटर हो चाहे 1 मिलीलीटर हो, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के
इकाई आयतन के अपघटन से प्राप्त एनटीपी पर ऑक्सीजन का आयतन H2O2 के इकाई आयतन के अपघटन से प्राप्त ऑक्सीजन का एनटीपी पर आयतन, ऑक्सीजन का एनटीपी पर आयतन को H2O2 की आयतन सामर्थ्य कहते हैं। तो ये होती आयतन सामर्थ्य। जैसे मान लीजिए 1 लीटर सॉल्यूशन को गर्म करने पर एनटीपी पर 10 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त हुई, तो आयतन सामर्थ्य क्या होगी? 10V। इसको V से लिखते हैं, V से। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा? 10VH2O2। इस हाइड्रोजन परऑक्साइड की आयतन सामर्थ्य कितनी हो जाएगी? 10V। तो 10VH2O2 का देखो मतलब ये हुआ कि 1 लीटर हाइड्रोजन परऑक्साइड के वियोजन से एनटीपी पर 10 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यह मतलब हुआ। यदि 20V होता तो इसका मतलब 1 लीटर हाइड्रोजन परऑक्साइड के वियोजन से एनटीपी पर 20 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसको कहते हैं आयतन सामर्थ्य। अच्छा, ये आयतन सामर्थ्य मोलरता में कोई रिलेशन भी है क्या? तो बिल्कुल दोनों में एक रिलेशन है। एक बड़ा आसान सा संबंध दोनों में यहाँ पर होता है, देखिए। और वो रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि आयतन सामर्थ्य बराबर होता है 11.2 इंटू मोलरता। आयतन सामर्थ्य बराबर होता है 11.2 इंटू मोलरता। ये आयतन सामर्थ्य और मोलरता में संबंध है। हम चाहें तो आयतन सामर्थ्य और नॉर्मलता में भी संबंध निकाल सकते हैं। तो ये 5.6 आ जाएगा यहाँ पर, इंटू नॉर्मलता। क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, तो मोल अपॉन 2 कर दोगे ना, तो 11.2 अपॉन कितना आएगा? 5.6। तो यदि आपको आयतन सामर्थ्य गिवन हो तो आप मोलरता निकाल सकते हो, और मोलरता गिवन हो तो आयतन सामर्थ्य हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपके? ये थी आपके रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी। अब चलो कुछ सवाल इसके ऊपर देख लेते हैं। चलो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, मॉल कंसेप्ट में कुछ न्यूमेरिकल आपके ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के उस समय बचे हुए थे, उनको अपन यहाँ देखो सोल्व करते हैं। देखो जैसे कि देखो 10VH2O2 की मोलरता होगी। तो चलो मोलरता निकाल लीजिए। मोलरता बराबर वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। यह आयतन सामर्थ्य को V से इंडिकेट किया हमने यहाँ पर, V और 11.2 नीचे आएगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितने आएगी? 10 अपॉन 11.2। तो भाई 10 में 11.2 को डिवाइड कर दीजिए, ये मोल पर लीटर में आपके मोलरता आ जाएगी। ऐसे देखिए एक दूसरा सवाल देखते हैं कि जैसे कि 2m, अब मोलरिटी है H2O2
विलयन की आयतन सामर्थ्य है। तो भाई आयतन सामर्थ्य का सूत्र लगा दीजिए। आयतन सामर्थ्य इक्वल टू 11.2 इंटू मॉलरिटी कितने 2 मॉलरिटी आ गई, तो कितना आ जाएगा 22.4 वी। इसकी यूनिट वी ही लिखते हैं। और ये दोनों में क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। तो डियर स्टूडेंट, तो ये थी आपके दोनों के बीच में रिलेशन। अब बात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए यहाँ पर H2O2 के रासायनिक गुण, हाइड्रोजन परऑक्साइड के रासायनिक गुण, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में देखो, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ना, ये दुर्बल अम्लीय होता है। ये नीले लिटमस को लाल करता है। मैं आपको बता दूं, देखिए पहली चीज, ये दुर्बल अम्लीय है। ये नीले लिटमस को लाल करता है। इसकी जो सबसे मेन केमिकल प्रॉपर्टी है वो है इसकी ऑक्सीकारक और अपचायक प्रकृति। देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ पर ऑक्सीकारक भी है और अपचायक भी है। देखिए जो H2O2 जो होता है ना, H2O2 ध्यान दीजिए, ये ऑक्सीकारक भी है और अपचायक भी है, दोनों है। ये कैसे दोनों है, जरा देखते हैं क्यों दोनों है, इसको भी देखते हैं। देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर यदि देखें हम, ये है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। अब -1 एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन है, बीच का ऑक्सीडेशन नंबर है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट होता है तो ऐसे में कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। देखो यदि कंपाउंड की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो फिर उसका ऑक्सीडेशन ही होगा, उसका रिडक्शन नहीं हो सकता। अतः मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो फिर रिडक्शन ही होगा, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। और बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट है तो दोनों हो सकता है, फिर ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो यहाँ ऑक्सीजन की इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीजन की मिनिमम स्टेट क्या होती है, 0 O2 में, और इससे कम क्या होती है -2। यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 के बीच में वेरी करता है। अब ये 0 भी नहीं है, -2 भी नहीं है, -1 है। इसलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये अपचायक होगा, और जब इसका रिडक्शन होगा तो ये ऑक्सीकारक होगा। अब ज़रा ये और देख लेते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, ताकि आगे रिएक्शन लिखने में बड़ी आसानी रहेगी। देखो H2O2 का डिकम्पोजिशन कुछ ऐसे दर्शा सकते हैं हम, 2H+ और ये परऑक्साइड आयन है, ये परऑक्साइड आयन। यदि इस परऑक्साइड आयन, अब ध्यान देना, यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा है, और किस में बदल जाएगा, O2 में। तो ध्यान दीजिए हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऑक्सीडेशन का जो एक प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका O2। अच्छा 2H+ तो अपनी जगह है, अब मैं इसी को कुछ क्यों लिख देता हूँ, देखिए मैं लिख देता हूँ इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ H2O2, इसकी जगह H2O2, और मैं करता हूँ ऑक्सीडेशन। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये 2 प्रोटॉन, और क्या बचा, O2। ये लिखा अपन ने। ये पहले डिकम्पोज हो गया परऑक्साइड आयन में, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके
2 इलेक्ट्रॉन O2, 2 इलेक्ट्रॉन O2 और H प्लस एज इट इज़। ये ऑक्सीडेशन किस में? O2 में है। तो जब भी प्रोडक्ट में आपको O2 नज़र आए, समझ जाइए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीकरण। अच्छा, ऑक्सीकरण की सिंपल डेफिनेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। और डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण है। तो हाइड्रोजन निकल गए ना H2O2 में से, और हाइड्रोजन निकल गए तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया किसका? हाइड्रोजन पर। और जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसको क्या कहेंगे? अपचायक। यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम कर रहा है किसका? अपचायक का काम कर रहा है। अच्छा, इस पेरोक्साइड आयन का रिडक्शन करे, देखिए अपचयन कैसे होगा। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होती है। अभी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये क्या हो गया? इसका रिडक्शन। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 ऑक्साइड आयन बनेंगे। ये देखिए, देखो पेरोक्साइड आयन का स्ट्रक्चर ये है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इसने ले लिया, बॉन्ड टूट गया, तो 2 बन गए ऑक्साइड आयन। ये ऑक्साइड आयन सॉल्यूशन में ऑक्साइड आयन की फॉर्म में नहीं रहता। अब इस ऑक्साइड आयन के आगे 2 में से एक काम हो सकता है। यदि रिएक्शन का मीडियम एसिडिक है, देखिए यदि मीडियम कैसा रिएक्शन का? एसिडिक है, तो एसिड में क्या होगा? आपके H प्लस आयन होंगे, और ये H प्लस आयन तुरंत ऑक्साइड से रिएक्शन करके H2O बना लेंगे, H2O बना लेंगे। ध्यान दीजिए। और यदि रिएक्शन का मीडियम एसिडिक नहीं है, बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में क्या होता है? वाटर होता है, और वाटर इसके साथ बाइंड होकर के क्या बना लेगा? हाइड्रोक्साइड आयन बना लेगा। तो जब भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिडक्शन होगा तो या तो प्रोडक्ट होगा H2O या प्रोडक्ट होगा हाइड्रोक्साइड आयन। एसिडिक मीडियम का प्रोडक्ट होगा H2O और बेसिक मीडियम का प्रोडक्ट क्या होगा? हाइड्रोक्साइड आयन। और जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिडक्शन होगा तो वहाँ पर एक किसका काम करेगा? ऑक्सीकारक का काम करेगा। ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो ये तो रिएक्शन थी इसके ऑक्सीडेशन की, या रिएक्शन इसके रिडक्शन की। अब इन्हीं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलो देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहले बात करते हैं H2O2 की ऑक्सीकारक प्रकृति। ऑक्सीकारक प्रकृति यानी कि H2O2 ऑक्सीकारक का काम करेगा, और जब H2O2 ऑक्सीकारक होगा तो H2O2 का होगा रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीकारक प्रकृति का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपचयन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिडक्शन, अपचयन। अब ये अपचयन 2 तरीके से होता है, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। इसमें सबसे पहले करते हैं अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपचयन। चलो देखिए, अभी मैंने आपको बताया अपचयन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ। इसको हमने H प्लस और पेरोक्साइड आयन में तोड़ा। अब ये पेरोक्साइड आयन इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये बदल गया ऑक्साइड आयन में। इसके बाद ये दोनों ऑक्साइड आयन क्या हुए कि 4 H प्लस के साथ चले गए और बन गया 2H2O, क्योंकि मीडियम एसिडिक है। इन चारों को ऐड कर दीजिए तो नेट रिडक्शन आ जाएगा।
ऑक्सीकारक प्रकृति है ना, H2O2 का रिडक्शन की नेट इक्वेशन आ जाएगी। चलो इनको ऐड कर देते हैं। तो भाई परोक्साइड से परोक्साइड कैंसिल, ऑक्साइड से ऑक्साइड कैंसिल, क्या बचा आपके पास H2O2 प्लस, प्रोडक्ट में 2H प्लस है, रिएक्टेंट में 4H प्लस है, तो रिएक्टेंट में 2H प्लस और बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, प्रोडक्ट में क्या बचेगा, केवल 2H2O। ये इसकी रिडक्शन की रिएक्शन है। तो अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिडक्शन की इक्वेशन ये है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा है। अब यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो किसी का भाई ऑक्सीकरण भी तो होगा ना। ये अम्लीय माध्यम में क्या किया हमने, यहाँ पर H2O2 का अपचयन किया हमने। अपचयन में इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कोई इलेक्ट्रॉन देगा भी तो। अब सवाल ये है, ये किस किस से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब जरा उसको देखते हैं। अब जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा उसका तो ऑक्सीकरण होगा ना, ऑक्सीकारक प्रकृति है, इसका खुद का रिडक्शन हुआ, तो किसी का ऑक्सीकरण भी तो करेगा। तो उस एग्जाम्पल में देखिए, ये ऑक्सीकरण करता है Fe+2 का Fe+3 में ऑक्सीडेशन, ये करता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन, Fe+2 फेरस आयन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बदल गया फेरिक आयन में। रिडक्शन, ये रिडक्शन रिएक्शन रही, ये रिडक्शन है H2O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2H2। भाई इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के पहले ऑक्सीडेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर होनी चाहिए। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब देखिए 2Fe+2 प्लस H2O2, ये H2O2 प्लस 2H प्लस, प्रोडक्ट में ज़रा देखिए 2Fe+3 प्लस 2H2O। ये एसिडिक मीडियम में Fe+2 के Fe+3 में ऑक्सीडेशन की नेट रिएक्शन। चलो मैं यहाँ पर इसमें इंक डाल लेता हूँ, इंक ख़त्म हो रही है, इसके बाद आगे देखते हैं। हाइड्रोजन ख़त्म हो गया, मंडा से मंडा से मंडा से पी ब्लॉक चालू कर दें, मंडा से पी ब्लॉक चालू कर देंगे यार, मंडा से पी ब्लॉक चालू कर देंगे, हम मंडा से पी ब्लॉक चालू कर देंगे। हाँ तो देखिए बच्चों, इसी कैटेगरी में जो सेकंड एग्जाम्पल है वो ये है, लेड सल्फाइड का लेड सल्फेट में ऑक्सीडेशन। देखो इस रिएक्शन को लिखने का सिंपलेस्ट वे में आपको बताता हूँ। ऐसे भी लिख सकते हैं बट वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा इस रिएक्शन के लिए। सिंपलेस्ट वे बताता हूँ। इसमें आप क्या करो कि पहले H2O2 का डिकम्पोजिशन कर दो, किसमें H2O और O में। बच्चों हाँ चलो लाइट आ गई है, हाँ देखिए H2 और O में, और ये जो PbS है इसके साथ 4 O जोड़ दीजिए और क्या बन जाएगा, PbSO4। इस तरीके से इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसको कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई,
तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बना आपके PbS प्लस 4H2O2 प्रोडक्ट साइड में, ये आपके PbSO4 और 4H2O। तो आपको बताया ही है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो आपके जो रिडक्शन का जो प्रोडक्ट है वो वाटर होता है, और लेड सल्फाइड का ऑक्सीडेशन लेड सल्फेट में, देखो लेड सल्फाइड में सल्फाइड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, लेड सल्फेट में सल्फर का होता है +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ना, और बढ़ गया तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन। अच्छा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 और H2O में -2, तो -1 से -2 घट गया ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या हो गया आपके रिडक्शन। तो भाई ये 2 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे हैं जिसमें कि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब जरा क्षारीय माध्यम में देखते हैं इसी को ही, देखिए ये तो अम्लीय माध्यम था, अब बात करते हैं क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपचयन। अब क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपचयन की रिएक्शन क्या है, उस रिएक्शन को देखते हैं। तो देखो अम्लीय माध्यम से ही क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करेंगे। अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपचयन की रिएक्शन कुछ ये है, चलो इसको हम एज इट इज इधर उतार लेते हैं। देखिए H2O2 +2H +2 इलेक्ट्रॉन 2H2O, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है पर प्रोडक्ट में वाटर बनाना, बैलेंस करना है। अब ये जो H+ है ये अम्लीय माध्यम है। अच्छा, अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलने के लिए क्या करते थे हम, कि जितने H+ हो उतने दोनों तरफ OH- और जोड़ देते थे। तो अपन इधर भी 2 OH नेगेटिव और इधर भी 2 OH नेगेटिव, बस हमारा काम हो गया। कैसे हो गया काम, देखिए ये 2H + 2OH- दोनों मिलके क्या बने 2H2O। प्रोडक्ट में भी 2H2O है, तो 2H2O से 2H2O तो कैंसिल हो गया, और सिंपल सी रिएक्शन क्या बची आपके कि H2O2 +2 इलेक्ट्रॉन लिया और 2 हाइड्रोक्साइड। बड़े सिंपल सी है कि H2O2, देखो H2O2 में देखें अपन, ये H2O2 है, बस यहाँ पर ब्रेक कर दिया आपने, 2 OH अलग हो गए ना, एक इलेक्ट्रॉन एक OH ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक OH ने ले लिया, और क्या बचे 2 हाइड्रोक्साइड। तो ये था आपके क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपचयन। अब यदि इसका अपचयन है तो किसी का ऑक्सीकरण भी होगा। तो देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे अम्लीय माध्यम में Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीकरण कर रहा है, ऐसे क्षारीय माध्यम में भी करेगा है, क्योंकि हो तो ऑक्सीकरण ही रहा है ना। तो इसका एग्जाम्पल की बात करें, यदि इसका एग्जाम्पल की बात करें तो नंबर 1 पहला एग्जाम्पल, यहाँ भी पहला एग्जाम्पल है कि Fe+2 का Fe+3 में ऑक्सीडेशन, ये Fe+2 देखो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe+3, ये तो हो गया आपके ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ये रहा क्षारीय माध्यम में H2O2 2 इलेक्ट्रॉन लिया 2 हाइड्रोक्साइड, भाई दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो देखिए 2Fe+2 प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्रोडक्ट में 2Fe+3 +2 हाइड्रोक्साइड। तो क्षारीय माध्यम में भी ये क्या करता है, Fe+2 का Fe+3 में ऑक्सीडेशन कर देता है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है क्षारीय माध्यम का, देखो Mn+2 का Mn+4 में ऑक्सीडेशन, ये भी क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड करता है। कैसे,
ज़रा देखिए, तो ऑक्सीडेशन देखिए, ये Mn+2 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बदल जाएगा Mn+4 में। और रिडक्शन, ये क्षारीय माध्यम की बात चल रही है, 2H2O2 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोक्साइड, जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, नेट रिएक्शन है Mn+2 H2O2 Mn+4 2 हाइड्रोक्साइड। और ये रिएक्शन, ये हमने देखा हाइड्रोजन परऑक्साइड की ऑक्सीकारक प्रकृति, और इस ऑक्सीकारक प्रकृति में हमने देखा था हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपचयन। अब बात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की अपचायक प्रकृति। हाइड्रोजन परऑक्साइड की अपचायक प्रकृति, या यूँ भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का ऑक्सीकरण, क्योंकि जो अपचायक पदार्थ होगा ना उसका ऑक्सीकरण ही होगा। चलो इसके ऑक्सीकरण की समीकरण देखते हैं। देखिए, पहले अम्लीय माध्यम में, फिर क्षारीय माध्यम में। देखिए यहाँ पर पहले बात करते हैं अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन परऑक्साइड का ऑक्सीकरण, देखो H2O2, ये H2O2, इसका डिकम्पोजिशन करिए 2H+ और O2-2 में, ऑक्सीकरण होगा O2-2 का, परऑक्साइड आयन का। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा O2, बस दोनों को जोड़ दीजिए तो नेट रिएक्शन आ जाएगी। तो H2O2 2H+ प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एसिडिक मीडियम है तो H+ बना रहेगा। तो ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब यदि इसका ऑक्सीडेशन है तो भाई किसी का रिडक्शन भी तो होगा ना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल, जो परमैंगनेट आयन है MnO4- का Mn+2 में रिडक्शन, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड परमैंगनेट आयन को Mn+2 में रिडक्शन कर देगा। तो देखिए, ये तो ऑक्सीडेशन की इक्वेशन हो गई। ऑक्सीडेशन, ये H2O2 2H+ प्लस O2 प्लस 2, रिडक्शन MnO4-, इसका प्रोडक्ट क्या है जरा देखिए, Mn+2। अब बैलेंस कर लीजिए, 4 ऑक्सीजन है, इसको बैलेंस करने के लिए 4H2O, 4 तो 8 हाइड्रोजन है, बैलेंस करने के लिए 8H+, दैट्स ऑल। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, यहाँ है +2, +7 से +2 में बदलेगा तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के बदलेगा है। बस ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन क्लियर। इसको जोड़ दीजिए। अब यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीडेशन आपको तो कर दो 5 से मल्टीप्लाई, रिडक्शन आपको कर दो 2 से मल्टीप्लाई। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब जोड़ के लिख दीजिए तो 5H2O2, क्योंकि पूरी इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई हो रही है। नीचे देखिए 2 परमैंगनेट, ओवरऑल रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। प्लस देखिए यहाँ पर 10H+ आयन है, 5 दुआ 10, यहाँ पर 16 है, 8H+ 2 से गुणा हो रहा है, 8 दुआ 16, 16H+ रिएक्टेंट में है, 10H+ प्रोडक्ट में है, तो रिएक्टेंट में बचेंगे 6H+। प्रोडक्ट में आ जाइए 5O2, तो ऊपर बचा 2Mn+2 नीचे बचा, और 8H2O ये बचा।
और ये हो गया आपके एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन, प्रोडक्ट बना O2, परमैंगनेट आयन का रिडक्शन, प्रोडक्ट बना Mn+2। और ये भी एक इसमें इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है पहला। देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें कि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिडक्शन कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। देखिए, देखो एक एग्जाम्पल है कि जैसे HClO हाइपोक्लोरस एसिड का क्लोराइड में रिडक्शन। अब देखिए, चलो इसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। इधर तो HClO और प्रोडक्ट में क्या है, क्लोराइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। ये तो लिखा हुआ है कि HClO का क्लोराइड में रिडक्शन। यहाँ एक ऑक्सीजन है, इधर एक H2O, यहाँ 2 हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक H+। मीडियम एसिडिक है तो H+ को बने रहने दीजिए, खाली इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, यहाँ है -1, तो 2 का डिफरेंस है ना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये रिडक्शन ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ऑक्सीडेशन ऑफ ये रे रिएक्शन। देखो मैं लिख देता हूँ, लाइट आएगी जो समझा दूंगा मैं। H2O2 2 इलेक्ट्रॉन और आपके हाँ 2H+ + O2 + 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए लाइट आ जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, ये हाइपोक्लोरस एसिड का क्लोराइड में रिडक्शन, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन, दोनों को जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर है, तो नेट रिएक्शन आपको आ जाएगी। तो HClO + H2O2। ज़रा देखिए, यहाँ रिएक्टेंट में एक H+ है, प्रोडक्ट में 2 H+ है, तो प्रोडक्ट में एक H+ बच जाएगा। ठीक है, एक O2 है, ये O2, क्लोराइड भी है और H2O भी है। यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या हुआ, ऑक्सीजन हो गया। तो ये था आपका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन, ये अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अपचायक प्रकृति। अब बात करते हैं क्षारीय माध्यम में। देखिए, अम्लीय की बजाय हम क्या करते हैं, क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन। अब अम्लीय माध्यम से ही क्षारीय माध्यम बनता है। अब अम्लीय माध्यम में ऑक्सीडेशन की इस रिएक्शन को देखो सीधा उठा लेते हैं अपन, फिर इसी को क्षारीय में कन्वर्ट करेंगे। ये रही, यहाँ भी लिखी हुई है H2O2 2H+ O2 + 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम क्षारीय में कन्वर्ट करते हैं। क्या तरीका है कि जितने H+ हैं अभी किराए के दोनों ओर उतने ही OH- लगा देंगे। H2O2 + 2OH-, इधर 2H+ + 2OH- इधर भी, और O2 + 2 इलेक्ट्रॉन। भाई ये दोनों मिलके बदल गए 2H2O में, तो नेट रिएक्शन क्या हो गई, H2O2 + 2OH-, 2H2O + O2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई आपके क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन। अब इसका एग्जाम्पल ज़रा देखते हैं। देखो क्षारीय माध्यम में ये क्या करता है, अब क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन है तो किसी का रिडक्शन भी होगा।
तो ये आयोडीन का आयोडाइड में रिडक्शन कर देता है ये क्षारीय माध्यम में। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल आयोडीन का I2 का I- में रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्षारीय माध्यम में यहाँ पर ऑक्सीडेशन है ना, तो किसी का रिडक्शन भी तो होगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्षारीय माध्यम में, तो भाई कोई इलेक्ट्रॉन लेगा भी, वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं। तो क्षारीय माध्यम में एक तो ये होता है, देखिए ये I2, ये देखिए आयोडीन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, आयोडाइड में बदल गया। ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है ही, ये हमने लिख रखी है, ये रिएक्शन रही कि H2O2 प्लस 2 हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्ट में देखिए 2H2O प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, अब बाकी बिल ले लीजिए, आयोडीन प्लस H2O2 प्लस 2 हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्ट में देखिए 2 आयोडाइड प्लस 2H2O प्लस O2। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है, देखिए क्षारीय माध्यम में ही MnO4 का MnO2 में रिडक्शन क्षारीय माध्यम में भी। चलो लिखते हैं रिडक्शन की हाफ रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्टेंट में क्या है MnO4, अच्छा प्रोडक्ट में क्या है MnO2। चलो बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, उधर 2 ऑक्सीजन है, तो 2H2O, इधर 4 हाइड्रोजन आ गए तो 4H प्लस। मीडियम क्षारीय है तो जितने H प्लस उतने दोनों तरफ OH माइनस। चलो अभी दोनों जुड़ के क्या हो गए 4H2O, ये आपके 2H2O, तो रिएक्टेंट में 4 वाटर मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो रिएक्टेंट में 2 वाटर मॉलिक्यूल बचेंगे आपके पास 2H2O और MnO2 प्लस 4OH। ये क्या हो गया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन परऑक्साइड का है ये ऑक्सीडेशन, तो H2O2 प्लस 2OH माइनस 2H2O प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जोड़ दीजिए। अच्छा ऊपर में भी इलेक्ट्रॉन इनबैलेंस है, देखिए इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, यहाँ है +4, तो रिएक्टेंट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन और जुड़ेंगे यहाँ पर, +3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि +7 से +4 में जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो इसको तो करेंगे 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। अब जोड़ दीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो क्या होगा देखिए 2 MnO4 माइनस 3 H2O2, ओवरऑल रिएक्शन 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। देखो यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई है ना, तो 4H2O, यहाँ प्रोडक्ट में 6H2O, तो प्रोडक्ट में 2H2O बच जाएगा। इधर यहाँ प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोक्साइड आयन है, यहाँ पर है 6 हाइड्रोक्साइड आयन, तो प्रोडक्ट में ही आपके 2 हाइड्रोक्साइड आयन भी बचेंगे, यानी कि रिएक्टेंट तो कंप्लीट हो गए। अब प्रोडक्ट में देखिए 2 MnO2 6H2O प्लस 3O2, इसके अलावा 2 मॉलिक्यूल H2O के बचेंगे और 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्साइड के बचेंगे। तो ये था आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड की रेडॉक्स रिएक्शन। 8 रेडॉक्स रिएक्शन अपन ने देखी है। अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन, इसकी 2 रिएक्शन एग्जाम्पल अपन ने देखे हैं। क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन, इसके 2 एग्जाम्पल।
क्षारीय माध्यम में H2O2 का रिडक्शन, इसके 2 एग्जाम्पल। और इस तरह 8 एग्जाम्पल हमने देखा है। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, मीडियम एसिडिक हो या बेसिक हो, हर जगह हमने देखा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर 2 ही रहता है। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर हमेशा क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा। चलो आज की क्लास को स्टॉप करते हैं। ये टॉपिक 20 मिनट का टॉपिक और बचा हुआ है, जो अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप कर लेना, शीट भी बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी शीट वगैरह सॉल्व होने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद हम पी ब्लॉक एलिमेंट चालू करेंगे।